हितेश जी, अब वह आ गया जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं सम्मानित मंच से आग्रह करता हूँ कि प्रसंग और सरकार का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। एवं राज्यसभा सांसद माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से राजनीति में सक्रिय हुए। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्रीय महासचिव रहे। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। 2008 व 2014 में राज्यसभा सांसद बने। 2014 में माननीय नरेंद्र भाई की सरकार में वे मंत्री बने। पर्यावरण, संसदीय कार्य, सूचना एवं प्रसारण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दायित्व उन्होंने निभाया। वे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अर्थशास्त्र, समाज नीति और समसामयिक विषयों पर उनके नियमित लेख प्रकाशित होकर चर्चित होते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आए हमें संबोधित करें। माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी। आदरणीय राम बहादुर राय, पुणे के मेरे घर में राम बहादुर जी, आप 1973 में 50 साल पहले आए थे पुणे। पांचजन्य के हितेश जी, प्राध्यापक जिन्होंने दुनिया का अनुभव अपने सामने रखा, और लेखक संतोष कुमार और प्रकाशक प्रभात कुमार। बहुत ही आनंद है आज के कार्यक्रम में। तो पहले वहीं से शुरुआत करता हूं जहां संतोष जी ने छोड़ा कि मैंने सचमुच उसको फोन किया कि इतना सब आपको ध्यान कैसे रहता है। मैं तो साक्षी हूं, लेकिन मुझे डेट और ये पता नहीं है, तो आप डायरी लिखते हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ लिखता हूं। तो ये रोज डायरी लिखने का जो काम करते हैं उनको ऐसे किताबें लिखने का अवसर मिलता है। जो नहीं लिखते, अभी मराठी में दीपावली के समय पर विशेष प्रकाशन होते हैं, तो उसमें जब्बार पटेल का लेख स्मिता पाटिल पर उम्बरठा सिनेमा के संदर्भ में था। तो इतना डिटेल था और एक एक वाक्य करेक्ट था। अटल जी ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा। तो मैंने उसको फोन किया, अरे इतना सब आपको याद इतने 50 साल बाद कैसे रह रहा है? तो उसने भी यही कहा कि डायरी लिखता हूं। अब मैंने सोचा मेरे तो 72 साल हो गए, तो अभी तो डायरी नहीं लिखी, तो अब लिखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये समझने की बात है कि ये दिस इज द मेंटल डिसिप्लिन, और वो करना चाहिए। संतोष का पहला किताब मैंने जब पढ़ा, क्योंकि सतीश जी यहां बैठे हैं, हम तो बता सकते हैं कि ये सच था या नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा किताब है। इसलिए ये तो संघ और सरकार किताब पढ़ो ही परचेस करके, और जो मूल कैसे हुआ भारत मोदीमय ये भी समझो। और कुछ प्रतियां तो मुझे अपोजिशन को देने का मूड आ रहा है क्योंकि उनको समझना चाहिए, वो जो समझते हैं वैसा संघ नहीं है, वैसी सरकार नहीं है। कैसी सरकार है, कैसा संघ है, क्या विचार है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन राहुल को भेजो तो क्या होगा मुझे पता नहीं। लेकिन जयराम रमेश वगैरह को तो भेजूंगा, पढ़ो तो सही। तो बात एकदम साफ है। संतोष फिर बाद में मुझसे 2-4-5 बार बातें हुई,
पहले पत्रकार करके, फिर लेखक करके, और फिर मैंने उसको ऑफर दी कि हम एक पाक्षिक 15 दिन में फोर्टनाइटली शुरू करना चाहते हैं, न्यू इंडिया समाचार, तो आप उसको संभालो क्या। उन्होंने हाँ कहा, और अब 4 साल हो गए, हाँ 4th ईयर, 3 साल हो गए, 4था साल चल रहा है। तो उन्होंने बखूबी वो चलाया, और उसमें अभी सारे एयरपोर्ट पे या कहीं भी जाओ वहां न्यू इंडिया समाचार मिलता है, और थोड़ा समय होगा तो आप जी जरूर पढ़ना, अच्छा है। तो संतोष ने ये लिखा है तो रुचि है, पत्रकार है, लिखने की एक शैली है, और इसलिए बोर नहीं होता, अच्छा लगता है, पढ़ते रहने का मोह होता है। संघ और सरकार में क्या मुख्य है? तो होल फिलॉसफी, और फिलॉसफी क्या है? राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, अंत्योदय, ये फिलॉसफी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, वो देश की अखंडता के लिए हुआ, और मैं आज बड़ी बात कहना चाहता हूं कि संघ पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप बहुत बार किया गया, गलत। संघ के अंदरूनी भी, और सतीश जी ज्यादा जानते हैं, आप भी बहुत लोग उसमें जानते हैं, इतनी चर्चा होकर उसके बाद निर्णय होता है कि कभी कभी हमें भी लगता है कि बहुत समय जाया हो रहा है, जल्दी निर्णय करो, लेकिन वो एक पूरी प्रक्रिया है। तो इतना विस्तार से चर्चा होना और फिर निर्णय होना, इसे डेमोक्रेसी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? एक एक शब्द, एक एक स्टेप, एक एक निर्णय डेमोक्रेसी के तहत अंदरूनी डेमोक्रेसी है, और उस पर टिप्पणी कौन कर रहे हैं? जो परिवारवादी पार्टी है, जो एक परिवार में डाइनिंग टेबल पर बैठकर पार्टी चलाते हैं, वो आज संघ पर और बीजेपी पर उंगली उठाते हैं। डेमोक्रेसी के लिए अगर लड़ाई लड़ी इमर जगा जी ने, कांग्रेस ने, एक आदमी ने उल्टा बोला, किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। जब बाजी पलटते देखा तब कुछ लोग बाहर आए, वो अलग चीज है। लेकिन लोकतंत्र पर आंच लाई एक झटके में, एक रात में। पूरे सप्त स्वतंत्रता जो देश ने 150 साल की लड़ाई के बाद प्राप्त किया था, वो खत्म कर दिया 25 जून की काल रात। मेरे पिताजी पत्रकार थे, लोकमान्य तिलक जी के केसरी में काम करते थे, तो उनकी उस दिन नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट से वो वापस आए 26 को सुबह, बोले प्रकाश आज तो अजीब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले इमरजेंसी आई और इसके लिए पुलिस अधिकारी हमारे दफ्तर में आके बैठा। उसने एक ही कहा कि मुझे कुछ समझता नहीं, लेकिन मेरी साइन बिना कोई भी न्यूज छपेगी नहीं, सेंसर। वो बैठा। प्रेस फ्रीडम नहीं, अभिव्यक्ति आजादी नहीं, भाषण की स्वतंत्रता नहीं, लिखने की आजादी नहीं, संगठन की स्वतंत्रता नहीं, कुछ भी नहीं, राजनीतिक कार्रवाई गतिविधियां करने की आजादी नहीं। पूरा लोकतंत्र एक दिन में समाप्त कर दिया। और दुर्भाग्य से कोर्ट वालों ने भी उसको जायज ठहराया। तो ये जो लोकतंत्र का था, अगर लोकतंत्र की लड़ाई फिर से 1977 में लोकतंत्र कायम हुआ, तो उसका मेजर श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है, ये मुझे बताना पड़ेगा। क्या लड़ाई लड़ी? लाख लोग से ज्यादा लोग जेल में गए, उसमें तो 90% संघ के थे। संघ यानी संघ परिवार के थे, 10% अन्य लोग थे। और इसमें
मैं और एक छोटा उदाहरण भी बताता हूं कि यह हमें इंटॉलरेंस की बात करते हैं कि संघ और बीजेपी और इंटॉलरेंस टॉलरेंट नहीं है। अरे कमाल हो गई। मैं येरोला जेल में था, हमने रोज बंदियों को सभी राजनीतिक नेता थे तो सब और अनेक पार्टियों के थे, तो हम सबके लिए सभा अरेंज करते थे और हमने एक एक कम्युनिस्ट, एक एक सोशलिस्ट, एक एक संगठन कांग्रेस का आदमी, जो भी नेता थे उन सबको उनके विचार रखने के लिए हमने मंच दिया। लेकिन उनके 15-20 ही युवक थे, सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों के युवा विंग के, लेकिन उनकी रोज बैठक होती थी। लेकिन एक दिन भी उन्होंने संघ और बीजेपी के किसी नेता को भी नहीं बुलाया, क्योंकि वो अपने से दूसरे किसी को मानते ही नहीं। तो लोकतांत्रिक कौन है? इंटॉलरेंट कौन है? इंटॉलरेंट कम्युनिस्ट है, इंटॉलरेंट अन्य दल है, और इसलिए कांग्रेस भी। और ये हमने रूप देखा, वो सही रूप है, और संघ का ये रूप है। बाला साहब देवरस उस समय सरसंघचालक थे, वो येरोला जेल में ही थे। हम उनको पूछते थे, अनेक जेल में क्या होता है, एक अच्छा होता है कि कोई बंधन नहीं होता, पूछो जो दिल करे। तो हम पूछते थे और वो भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि सबको बुला, उन्होंने कहा कि सबके विचार सुनो और फिर अपना नक्शा क्या होगा इसकी भी चर्चा करो। ये वैचारिक आजादी का, लोकतंत्र का आविष्कार मैंने प्रत्यक्ष जिंदगी में देखा है, और इसलिए हमारी श्रद्धा है। अगर संघ में कोई ये कहेगा कि मैं अमरूद रखा हूं, मेरे हाथ में अमरूद है, फिर भी आप आम कहो, तो मैं कहूंगा नहीं कहूंगा। लेकिन संघ ऐसा है नहीं। लेकिन ये उन पर आरोप लगा रहे थे, तो मेरा पहला मुद्दा है कि लोकतंत्र की पुनर्स्थापना इस देश में 1977 में अगर हुई तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन संघ का है। और मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूं। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा जी ने रेडियो पर भाषण किया। उस समय टीवी तो था नहीं, रेडियो हमारे पास था। तो उन्होंने कहा कि मैं इमरजेंसी पार्शियली दूर कर रही हूं, 20 मार्च को चुनाव होंगे, राजनीतिक बंदियों को छोड़ूंगी लेकिन संघ के बंदियों को नहीं छोड़ूंगी। ये भी बताओ। हम प्रत्यक्ष 26 जनवरी को छूटे। 18 से 26 जनवरी के बीच में 8 दिन, उस समय तो मोबाइल नहीं होते थे, और अभी तो गैंगस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जेल से। ऐसा तो उस समय कुछ था ही नहीं। तो फिर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हुआ सभी जेलों में। सोशलिस्ट और अनेक लोगों का यह कहना था कि ये इंदिरा जी का ट्रैप है, हमें ना धन मिलेगा, ना वाहन मिलेगा, ना साधन मिलेगा, ना उम्मीदवार मिलेंगे, हम हार जाएंगे 50 दिन में, और हारने के बाद शी विल लेजिटिमाइज हर इमरजेंसी रूल कि लोगों ने मुझे इसके पक्ष में वोट दिया है। लेकिन उस समय, और उसमें संघ के कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ने वाले थे। तो हम जो राजनीतिक बंदी थे उन्हें तो पता था कि आज नहीं तो एक सप्ताह में हम बाहर जाएंगे, लेकिन संघ वालों को तब कहा था कि आप बाहर नहीं जाएंगे। और कितने साल। मुझे अभी एक एडिटर ने पूछा, तो मैंने कहा हम जब हु थिंक्स ऑफ फ्यूचर, मैंने कहा कि जब हम जेल में गए तो 16 दिन रहेंगे, 16 महीने रहेंगे या 16 साल रहेंगे, किसको पता था? किसको पता नहीं था। संघ के कार्यकर्ताओं को पता था कि वो नहीं छूट रहे, और आने वाले और कितने साल रहना पड़ेगा पता नहीं। तो भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का उत्सव हो रहा है, चुनाव है, जनता पर भरोसा करना चाहिए, और चुनाव में हम जीत सकते हैं और पूरा प्रयास करना चाहिए। दिस इज आरएसएस।
ये चित्र हमें लोगों के सामने रखना चाहिए कि लोकतंत्र की लड़ाई संघ का और बीजेपी का मूल काम है जो किया। और हिंदुत्व के आधार पर कुछ भी बोलते हैं। अब जिनको हिंदुत्व समझता ही नहीं है वो हिंदुत्व पर भाषण देगा। परसों तो गीता प्रेस को पुरस्कार दिया तो जयराम रमेश वो समझता है, बोले ये तो सावरकर गोडसे को देने जैसा। मैंने कहा हम हद हो गई, यहां सावरकर कहां गए गीता प्रेस में। मैंने कहा आप सावरकर एक गाली बनाना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखो कि ऐसा करते जाओगे तो कांग्रेस ही एक गाली बनेगा। ये आज की वास्तविकता है। हिंदुत्व कभी संकीर्ण था ही नहीं। पुणे में हमारे यहाँ वसंत व्याख्यानमाला होती है, उसमें मुझे याद है बाला साहब देवरत जी का भाषण था, हम सामने सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट बैड then nothing is bad in the country and it must go lock, stock and barrel। ये कहा था, ये संघ है। हमने तो संघ के उदार रूप को ही देखा, पहचाना और उसी में हम रहे। तो ये हिंदुत्व कभी संकीर्ण रहा नहीं, सबको समाहित करता है। देश के जो भी नागरिक है, देश पर जो प्यार करते हैं वो सब है उसमें। किसी पर उसका एक्सक्लूजन की थियरी नहीं है। और आज हम देख रहे हैं मोदी जी जब भी वैक्सीन देते हैं, गरीब अन्न कल्याण योजना देते हैं, घर देते हैं, टॉयलेट देते हैं, एलपीजी गैस देते हैं, किसान सम्मान पद्धति देते हैं या बाकी जितने भी जल जीवन देते हैं, जो मुद्रा लोन देते हैं, किसी का मजहब नहीं देखा, किसी का राज्य नहीं देखा, किसी का पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं देखा। मैं केरल में अभी ज्यादा जाता हूं। केरल में मैंने देखा है एलडीएफ गवर्नमेंट और यूडीएफ भी अपने चहेतों को ही बेनिफिशियरी करके देते हैं, उनके सिवा किसी को नहीं देते बेनिफिट। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। ही डजंट डिस्क्रिमिनेट बिकॉज ही स्वयं सेवक। यह समझने की चीज। संघ ने संकीर्णता सिखाई नहीं, मजहब के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, प्रदेश के आधार पर नहीं, पॉलिटिकल प्रेफरेंस के आधार पर नहीं, ये किया है। और इसलिए सरकार के जो कार्यक्रम आए हैं, अभी जो G20 चल रहा है, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, वो जीवन शैली की बात करते मोदी जी। भारतीय जीवन शैली पर्यावरण पूरक है। संघ कहता है पानी, पेड़, प्लास्टिक, यही है। योगा दिन है आज, भारत की गिफ्ट है दुनिया को। फेसबुक के जुकरबर्ग ने बीच में एक इंटरव्यू दिया था, बताया है कि जब फेसबुक का पूरा डेवलप नहीं हो रहा था, आइडिया थी लेकिन फाइनल सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, वो बहुत ही मन से अशांत हो गया। तो स्टीव जॉब्स ने कहा वहां जाओ, कौन सा हिमाचल में आज नीमकोरी, वहां जाओ और महीना भर रहो, आप शांत होके आओगे। भारतीय तपस साधना का, अध्यात्म का, योगा का ये बल है, दुनिया समझती है, लेकिन यह हमारे विपक्षी नहीं समझते। तो ये चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, कितना लोकतांत्रिक एक्सरसाइज किया मालूम है? 5 साल। मेरे पहले स्मृति जी थी, हर ग्राम पंचायत से, हर स्कूल से, हर टीचर से, हर पंचायत समिति से, हर जिला परिषद से, हर राज्य सरकारों से, सबसे सुझाव लिए गए। फिर सुब्रमण्यम जी को दिए गए इतना सारा भंडार और उन्होंने एक उसका संक्षेप तैयार किया। दैट वाज द मेन इनपुट फॉर दिस। लेकिन बाद में हमने कस्तूरी रंगन की कमेटी नियुक्त की और उसमें 2 साल उन्होंने सबसे फिर से संवाद करके, सबकी राय लेके एक अच्छी शिक्षा नीति बोली। कोई विरोध नहीं कर सकता।
एक का भी विरोध नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कुछ विरोध जैसा है ही नहीं। तो ये संघ बीजेपी का आविष्कार है। अब धरोहर का प्यार है तो है, सारे दुनिया को होता है। अगर केदारनाथ अच्छा बना, काशी विश्वनाथ अच्छा बना, महाकाल अच्छा बना, देवघर अच्छा बना, मथुरा काशी अच्छा बना, सोमनाथ अच्छा बना, और अब अयोध्या में मंदिर होगा, तो ये धरोहर की प्रतिष्ठापना है। उसमें करतारपुर कॉरिडोर भी है, बुद्ध सर्किट भी है, और बाकी भी अनेक चीजें हैं। किसी एक के लिए नहीं। और ये आज धरोहर का विषय था। पहले तो केवल हम ताजमहल ही गिफ्ट देते थे, कोई भी विदेशी मेहमान आओ, कोई भी आओ। मैं अनेक विदेशी मंत्रियों के साथ मेरा अच्छा संबंध था, तो वो बोलते थे कितने ताजमहल हो गए हमारे घर। तो केवल ताजमहल देते थे। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वहां के हस्त कारीगरों से बनी हुई भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, तो लेने वालों को भी आनंद आता है कि कुछ मैंने नया लाया है। सेवा, सुशासन किसकी कल्पना है? इट्स बेसिकली संघ फिलॉसफी यही है, सेवा ही है, सुशासन है। कोविड में पहले कुछ दिनों में जब ट्रेसिंग के लिए क्यों अनेक डॉक्टर्स अपने दवाखाने बंद करके बैठे थे, कोई पेशेंट को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तब संघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ी में जाकर ट्रेसिंग का काम किया। बहुत रिस्क थी, फिर भी किया। तो यह कभी ताज्जुब होता है, मधुली में और ऐसे लोग। मेरे बचपन के मेरे एक अच्छा भाषण जिनके मैंने सुने, उसमें सब थे समाजवादी, कम्युनिस्ट, क्योंकि हमारे गांव में जनसंघ नहीं था। कम्युनिस्ट और प्रजा समाजवादी और संयुक्त सोशलिस्ट और PWDP यानी ये हमारी शेतकरी कामगार पक्ष है वहां, तो ये सब लोग थे, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी। तो उन सबके भाषण सुने, लेकिन उन्होंने संघ की पहले प्रशंसा की जब जेल में 90% थे। लोकतंत्र बहाल हुआ तब तक भी किया, लेकिन बाद में दोहरी सदस्यता का मुद्दा निकाला। तो ये ऑपोजिशन का पाखंड है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, जो भी खुलकर मन से आएगा, खुले मन से संघ और बीजेपी की विचारधारा समझनी है, तो समझेगा कि यही डेमोक्रेटिक मैनिफेस्टेशन है। और इसी डेमोक्रेसी के बचाव के लिए ये किताब भी एक मील का पत्थर साबित होगी और बहुत अच्छी उसका परिणाम होगा। ये इतना ही मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब। संतोष जी कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं, मैं कृपया आए संतोष जी। माफी चाहता हूँ कि मैं अपने इस विशेष अवसर पर मैं दूसरी बार लाभ ले रहा हूँ इस चीज का, लेकिन उस वक्त कुछ समय की सीमाएं थी। और इस पुस्तक के बारे में जो मुझे 2-3 बातें और कहनी थी, वो ये है कि मैंने आपसे कहा कि मैं जो जीता हूं वो लिखता हूं, लेकिन 1996 से लेके 2000 तक मेरी पत्रकारिता की करियर की शुरुआत जो है वो 3 नवंबर 2003 से हुई है। तो वाजपेयी सरकार का जो अंतिम चरण था वो मैंने देखा, लेकिन जो पीछे का समय था उसके बारे में जानता था, स्टूडेंट के रूप में पढ़ा था, देखा था, लेकिन एक पत्रकार के रूप में अनुभव नहीं था मेरा। तो मेरे लिए चुनौती थी कि मैं उस कॉन्ट्रास्ट को कैसे दिखाऊं, मैं किससे बात करूं। तो उस समय अटल जी पे किताब लिखने वाले आदरणीय विजय त्रिवेदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने उनसे सहयोग मांगा। उनकी किताब जो मेरी शैली है, कार्यशैली, उस कार्यशैली के अनुरूप उन्होंने जो मुझे बातें बताई, जो उदाहरण उन्होंने मुझसे साझा किए,
मुझे अपने कार्यशैली के बहुत अनुरूप लगे, बहुत करीब लगा मुझे। और मैंने उनसे कहा कि क्या सर, मैं आपने जो कहा है मैं उसको अपनी किताब में लिख सकता हूं। उन्होंने सहमति दी और निश्चित तौर से उस पहले अध्याय के लिए, उस किताब की शुरुआत के लिए मैं अगर विशेष रूप से अगर कहूं तो विजय त्रिवेदी जी का बहुत आभार है। और आज वो कार्यक्रम में भी आए हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उसके अलावा बाकी हिस्सों को तैयार करने में मेरी खुद की रिपोर्टिंग है, मेरा अपना काम रहा है। तो वहां जितने भी मेरे समकक्ष लोग रहे हैं या मेरे वरिष्ठ रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूं। पुस्तक को तैयार करने में निश्चित तौर से आपके परिवार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और ये पुस्तक